बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैकल सुलेमानी मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A. इमरान सीरीज़। सर, चीफ हारिस साहब आए हैं। कमरे में दाखिल होते हुए अरब नौजवान ने मौदबाना अंदाज में कहा। हारिस, अच्छा कहाँ है? इमरान ने चौंक कर पूछा और उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और रेड फायर का चीफ बॉस हारिस अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा बेपनाह मुसरत से जगमगा रहा था। आपने तो कमाल कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये नाकाबिले तस्खीर टावर भी तबाह हो सकता है। मैं खुद वहां देखने गया था। इमरान साहब, आप जादूगर हैं, जादूगर। आपने आज इस टावर को दबा करके साहिल के सीने में खंजर घोंप दिया है। हारिस ने आगे बढ़कर मुसर्रत की ज्यादती से इमरान को बेख्तियार गले लगाते हुए कहा। अरे अरे, ये मेरी पसलियां बड़ी कमजोर सी हैं, ये भी टावर की तरह तुड़मुड़ हो जाएंगी। इमरान ने घिघियाए हुए अंदाज में कहा। कमाल है जनाब, वाकई कमाल है। जब मुझे अबू रज़ाक ने बताया तो मुझे यकीन था कि ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन वाकई आप लोग अजमत के इस मकाम पर हैं जहां। हारिस ने मुसरत से कपकपाते हुए लहजे में कहा। जनाब हारिस साहब, हमें ज़मीन पर ही रहने दें। वैसे मुझे अफसोस है कि अबू रज़ाक शहीद हो गया है। इमरान ने उसे नॉर्मल करने के लिए कहा। वो अजीम है जो एक अजीम मिशन सर अंजाम देते हुए शहीद हुआ है। यहाँ का हर जवान अबू रज़ाक जैसी शहादत हासिल करने का तमन्नाई है। जनाब, आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं, हमारी ज़िंदगियाँ इस मिशन के लिए वक्फ हो चुकी हैं। हारिस ने संजीदा होते हुए जवाब दिया। ओह, वाकई आपके जज्बे काबिल कदर हैं। इमरान ने तहसीन भरे लहजे में जवाब दिया। इमरान साहब, ये सब हुआ कैसे? कुछ हमें भी तो इसके बारे में बताइए। हम तो आज तक इस टावर से सर टकरा टकरा कर रह गए थे। हारिस ने इश्तियाक आमेज़ लहजे में कहा। बस हो गया जो होना था। दरअसल मेरे पास एक जिन है, बड़ा ही ताकतवर जिन। मैंने उसे बुला लिया, उसने फूंक मारी और टावर खत्म। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और हारिस कहका मारकर हंस पड़ा। इमरान साहब, आप टालिए नहीं, हारिस ने इसरार करते हुए कहा। ये आपको क्या बताएंगे, हमें भी इल्म नहीं कि ये हुआ कैसे। बहरहाल सदर से बातचीत हमारे सामने हुई और फिर इमरान ने यहाँ बैठे बैठे टावर तबाह कर दिया। लेकिन कैसे हुआ इसका हमें भी इल्म नहीं है, सफदर ने कहा। ओह, फिर तो वाकई जिन वाली बात दुरुस्त मालूम होती है, हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम सभी बजिद हो तो सुन लो। और फिर इमरान ने टावर तक थैला लटकाने के सिलसिले में पूरी तफसील सुना दी। हैरत है, आप साइंसदान हैं जो आपने ना सिर्फ इन खौफनाक रेस से गुजरने का तरीका ढूंढ लिया, बल्कि इनके जरिए तबाही का भी। हालांकि हमारे साइंसदानों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था। हारिस ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। बस तुम्हारे साइंसदानों से यही गलती हुई थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या गलती हुई? हारिस ने चौंकते हुए पूछा। यही कि वो एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। अगर इसकी बजाय वो दिमाग पर जोर डालते तो मसला हल हो जाता। वैसे एक बात है, क्या फलस्तीनियों को कोई मर्द साइंसदान नहीं मिला? इमरान ने कहा। मर्द साइंसदान? जनाब, सारे मर्द ही तो हैं, हारिस ने कहा। तो फिर ये एड़ी वाली जूती और सर पर बांधने वाली चोटी से वो जोर क्यों लगा रहे हैं? इमरान ने वजाहत की और हारिस के हलक से निकलने वाले कहके से कमरा गूंज उठा। आप वाकई मुहावरों की छान पटक के माहिर हैं। बहरहाल मैं यहाँ इसलिए आया था कि अब क्या प्रोग्राम है। ये भी तो हो सकता है कि टावर का इंतकाम लेने के लिए वो बैतुल मुकद्दस पर चढ़ दौड़े। हारिस ने संजीदा होते हुए कहा। हाँ, होने को तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, और अगर वाकई होने पर आए तो तीसरी सन्फ भी हो सकती है। इमरान ने बड़े तायद भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। इमरान साहब, मैं संजीदा हूँ, हारिस ने वाकई संजीदा होते हुए कहा। अच्छा, पहले तो आपने अपना नाम हारिस बताया था, अब संजीदा रख लिया है। चलो, ये भी अच्छा नाम है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और हारिस के होंठ भींच गए, जबकि बाकी तमाम इमरान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेंगने लगी। वो समझ गए थे कि आदत के मुताबिक इमरान अब उसे जिच करने पर तुल गया है। इमरान साहब प्लीज, चीफ लीडर मुझसे पूछ रहे हैं कि अब मजीद क्या प्रोग्राम है। हारिस ने शाकिर सरात का नाम इस्तेमाल करते हुए कहा। तो उन्हें बता दो कि अभी चिल्ला खींचा जा रहा है। जब कोई भूत वगैरह काबू में आ गया तो उसे रोस्ट करके भूत मुसल्लम पेश कर दिया जाएगा, इमरान ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा। और अब हारिस की हालत वाकई देखने वाली हो गई थी। उसे शायद समझ ना आ रही थी कि अब वो कैसे और क्या बात करे। ठीक है इमरान साहब, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। बहरहाल रेड फायर के लिए कोई हुक्म या कोई काम हो तो फरमा दीजिए, हारिस ने कदरे नाराज होते हुए कहा। बस सुर्ख आग जलाकर हमारे हक में दुआ किया कीजिए। सुना है कि रेड फायर यानी सुर्ख आग जल रही हो तो दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं, इमरान ने इसी तरह बेनियाजाना लहजे में कहा। ठीक है जनाब, इजाजत दीजिए। हारिस एक झटके से उठ खड़ा हुआ और फिर वो रस्मी सर सलाम करके तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। इसका अंदाज बता रहा था कि वो खासा अपसेट हो गया है, लेकिन जाहिर है इसकी नाराजगी का इमरान जैसे शख्स पर क्या असर होना था। इमरान साहब, आपने इसे ख्वामोख्वा नाराज कर दिया, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ो, मुझे इन रिपोर्टों वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अब हमें फौरन ये जगह छोड़नी है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा।
जगह छोड़नी है, क्या मतलब? इस बार जूलिया ने चौंक कर पूछा। इसलिए कि एहतियात का तकाजा यही है। हो सकता है कि ये हारिस रेड आर्मी या जीपी 5 की नज़रों में हो, और दूसरी बात ये कि अब हमें अपने तौर पर कुछ करना होगा। हारिस की ये बात दुरुस्त है कि टावर का इंतकाम लेने के लिए वो बैतुल मुकद्दस पर फौरी तौर पर हमला कर सकते हैं, और मुझे पहले तो इसका तोड़ तोड़ करना है। इमरान ने सीधा होकर बैठते हुए कहा। यही बात मैं जब से यहाँ आई हूँ सोच रही हूँ कि आखिर हम यहाँ क्या मिशन लेकर आए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तबाही मचाकर चले जाएंगे, बस। लेकिन वो किसी भी वक्त बैतुल मुकद्दस पर कार्रवाई कर सकते हैं, जूलिया ने कहा। देखो जूलिया, यही बात मुझे भी खटक रही है। वहां से चलते वक्त तो प्रोग्राम कुछ और था, लेकिन अब मैं इस सिलसिले में एक वाज़ेह प्लानिंग की है, और अब हमें इस प्लानिंग पर अमल करना है, इमरान ने कहा। वो क्या प्लानिंग है? जूलिया के साथ साथ सारे मेंबर्स चौंक उठे। सुनो, मैं बैतुल मुकद्दस को इसराइल के हाथों से हमेशा के लिए महफूज करना चाहता हूँ। इसकी एक ही सूरत है कि इसराइल को इस मकाम तक पहुंचा दिया जाए कि अगर वो बैतुल मुकद्दस को गिरा दें तो फिर पूरा इसराइल तबाह हो जाए। इसी सूरत में वो रुक सकते हैं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन किस तरह? जूलिया ने होंठ भेजते हुए पूछा। मेरे जहन में एक खाका है। अगर इसराइल को ये यकीन दिलाया जाए कि जैसे ही वो बैतुल मुकद्दस को गिराना शुरू करेंगे तो उनके एक या दो ऐसे मराकज़ खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे कि पूरा इसराइल ही खत्म हो सकता है, तो वो यकीनन इस कार्रवाई से बाज रहेंगे, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन इन्हें ये यकीन कैसे आएगा? सफदर ने पूछा। आप लोग बताएं, आपके जहन में कोई प्लानिंग आई है? वैसे यकीन करना, अभी इस सिलसिले में कोई वाज़ेह बात मैंने भी नहीं सोची, इमरान ने कहा। एक सूरत हो सकती है कि हम बैतुल मुकद्दस में कोई खतरनाक तरीन बम छुपा दें। जैसे ही वो उसे गिराने की कार्रवाई करें, बम फट जाए, और ये बम इस कदर खतरनाक हो कि पूरा इसराइल खत्म हो सकता हो, सफदर ने कहा। लेकिन वो इंतहाई जदीद आलात से बम को ट्रेस कर लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे, तब? इमरान ने जिरह करते हुए पूछा। बम इनके किसी हसास मरकज में छुपाया जाए, लेकिन इसका कंट्रोल यहाँ की किसी तंजीम के हवाले कर दिया जाए कि जैसे ही वो कार्रवाई करें वो बम फाड़ दें, जूलिया ने कहा। लेकिन वो आदमी बिक सकता है, पकड़ा जा सकता है, बीमार हो सकता है, या इससे गद्दारी हो सकती है। ऐसा एक ही आदमी हो सकता है, और वो है शाकिर सरात। लेकिन जाहिर है वो इसराइल में तो नहीं रहते, इमरान ने कहा। तो फिर और क्या हो सकता है? तुम खुद ही सोचो। ऐसी बातें तुम्हारी रेडीमेड खोपड़ी ही सोच सकती है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मेरे जहन में इसका एक ही हल आता है, इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। वो क्या? सब मेंबर्स बेख्तियार चौंक पड़े। वो ये कि हम बैतुल मुकद्दस को अल्लाह के हवाले करके खुद ठंडे के ठंडे वापस सुधार जाएं, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। तुम यहाँ भी बकवास करने से बाज नहीं आओगे, जूलिया ने इंतहाई भड़कते हुए लहजे में कहा। एक तजवीज़ मेरी भी है, अचानक तनवीर बोल पड़ा। और वो ये कि मेरी और जूलिया की, इमरान ने फौरन ही लुकमा देते हुए कहा। शट अप! बात करने की तमीज़ नहीं है तो खामोश रहो, जूलिया ने बुरी तरह डांटते हुए कहा, और इमरान यूं सहम कर खामोश हो गया जैसे उस्ताद की झिड़कने पर बच्चा सहम जाता है। मेरी तजवीज़ ये है कि हम इसराइल के सदर को अगवा कर लें, और फिर इससे ये बैनुल अक़वामी पैमाने पर जमानत लेकर छोड़ दें कि वो कभी भी ये कार्रवाई ना करे, तनवीर ने कहा। लेकिन इसकी क्या ज़मानत होगी, ये भी तो सोचो, सफदर ने कहा। कोई भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर बैनुल अक़वामी फ़ौज यहाँ तैनात कराई जा सकती है, वगैरह वगैरह, तनवीर ने ज़मानत के मुतालिक बताते हुए कहा। इसराइल इंतहाई बदएतमाद टाइप मुल्क है, ये किसी की भी परवाह नहीं करते, इसलिए कोई और बात सोचनी चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा। फिर ऐसा करें कि इस मुल्क की मुकम्मल तबाही कर दी जाए, इसका हर अहम मरकज तबाह कर दिया जाए, इसके सिवा और कोई सूरत नहीं है, तनवीर ने झिलाए हुए लहजे में कहा। पूरे मुल्क को तबाह करना तो नामुमकिन है। यहाँ हम हर लम्हे बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। इसराइल कोई पसमानदा या कमज़ोर मुल्क नहीं है। इसकी तंजीमें इंतहाई बावसाइल और बेहद खतरनाक हैं, कैप्टन शकील ने कहा। इमरान साहब, आप कुछ बताएं, आप तो बिल्कुल ही खामोश हो गए, सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, जो आंखें बंद किए खामोश बैठा था। मैं क्या बताऊं, मुझे तो बोलने की भी इजाज़त नहीं, और फिर हुक्म भी जूलिया का। जाहिर है कि मैंने अपना मुस्तकबिल तो तारीक नहीं करना, आखिर आज नहीं तो कल। इमरान ने जानबूझकर फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। तुम्हारी यही बकवास तो दिल चलाती है, सीधी तरह तो तुम बात ही नहीं करते। ठीक है, मैं एक्सट्रूज से बात करती हूँ, वो खुद ही कोई लाइहा अमल बता देगा, जूलिया ने गुस्से से कहा। वो तो लाइहा अमल बताता रहेगा, लेकिन वसी हिता अमल की ट्रांसमीटर कॉल अलबत्ता पकड़ी जाएगी, फौरन ही चेक हो जाएगी, और फिर सिरहाने कबर के आहिस्ता बोलो वाला मसला हो जाएगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा, और जूलिया होंठ भेज कर खामोश हो गई, क्योंकि इमरान की बात दुरुस्त थी। तो फिर आप आखिर क्या सोचकर यहाँ आए हैं? क्या सिर्फ यही टावर तबाह करने के लिए? सफदर ने जिद होते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, अचानक बाहर से बेतहाशा फायरिंग और इंसानी चीखों की आवाजें सुनाई दी, और इमरान और उसके साथी बौखलाकर उठ खड़े हुए। उसी लम्हे अरब नौजवान तेजी से अंदर दाखिल हुआ। नौजवान बेहद घबराया हुआ था। कोठी पर हमला हो गया है जनाब, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है, अरब नौजवान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। यहाँ कोई चोर दरवाजा है? इमरान ने तेज लहजे में अरब नौजवान से मुखातिब होते हुए पूछा। नहीं जनाब, कोई चोर दरवाजा नहीं है, अरब नौजवान ने जवाब देते हुए कहा।
इसी में बाहर एन बरामदे में एक बम का खौफनाक धमाका हुआ और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कमरे की छत उन पर आ गिरी हो। दूसरे लम्हे बेतहाशा फायरिंग और बमों के धमाके करीब आते गए और फिर कमरे की दीवारें बुरी तरह लरस गए और वो वाकई बुरी तरह फंस कर रह गए और उनके पास सिवाय मशीन गनों के और कोई असलाहा भी ना था। सूरत हाल अचानक ऐसी हो गई थी कि चंद लम्हों के लिए तो इमरान की रेडीमेड खोपड़ी में भी माउफ होकर रह गई। वाकई मौत अचानक और मुकम्मल तौर पर उन पर झपट पड़ी थी। टेलीफोन की घंटी बजते ही कर्नल डेविड ने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड स्पीकिंग, कर्नल डेविड ने कहा और वो प्रेसिडेंट हाउस से झाड़ खाने के बाद सीधा अपने दफ्तर आ गया था और यहाँ आकर उसने सदर ममलिकत की तमाम झाड़ का गुस्सा अपने मातहतों पर निकाला था। हालांकि इस वक्त रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, लेकिन इसने कसम खाई थी कि जब तक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वाले गिरफ्तार या हलाक नहीं होते वो आराम नहीं करेगा। यही वजह थी कि वो इस वक्त भी दफ्तर में मौजूद था। जनाब, मैं कैप्टन रेम्स बोल रहा हूँ। मुझे एक अहम इत्तला मिली है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। अहम इत्तला? कैसी इत्तला? जल्दी बताओ, कर्नल डेविड ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। जनाब, चेकिंग के दौरान एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर कूड़ेदान में से एक लिबास मिला है जो जगह 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 से फटा हुआ है और मसला हुआ है। ये मशकूक लिबास था। इससे जाहिर होता था कि किसी ने लिबास बदलकर इसे यहीं फेंक दिया है। चुनाचा मैंने उस लिबास को लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर से पूछगछ की, क्योंकि ये स्टोर 24 घंटे खुला रहता है और ये लिबास भी इसी स्टोर के बाहर कूड़ेदान से मिला था। वहाँ एक आदमी ने उसे पहचान लिया। इसने बताया कि चंद घंटे पेशतर एक आदमी इस लिबास में आया। इसने नया लिबास खरीदा और वो फिर बाथरूम चला गया। जब वो बाहर आया तो वो खरीदा हुआ नया लिबास पहने हुए था और ये लिबास पैकेट की सूरत में इसके हाथ में था। चूंकि यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है, इसलिए इसने तवज्जो ना दी। मैंने इससे लिबास और इस आदमी के हुलिये की तफसीलात मालूम की और फिर GP5 ने मुख्तलिफ टैक्सी ड्राइवरों से पूछगछ शुरू कर दी। एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि इसने इस लिबास को पहने हुए और इस हुलिये के आदमी को खियाबान कॉलोनी के एक चौक पर उतारा था। चुनाचा इस चौक पर इर्द गिर्द मौजूद लोगों से पूछगछ की गई तो एक कोठी के चौकीदार ने बताया कि सुलिये का आदमी कोठी नंबर 12 में जाते हुए देखा गया है। चुनाचा कोठी नंबर 12 की निगरानी की गई तो इस वक्त जनाब एक अरब नौजवान कार में इस कोठी से निकला। GP5 ने इसका ताकुब किया तो ये आदमी अल कदीम मोहल्ले के एक कहवा खाने में गया। पूछगछ पर पता चला कि इसका नाम आजर है और वो इस कहवा खाने का मालिक है। आज़ा की शोहरत अच्छी नहीं है। अब इस कोठी नंबर 12 और इस कहवा खाने की निगरानी की जा रही है। मजीद आप जैसे हुक्म करें। दूसरी तरफ से तफसील से बताते हुए कहा गया। इस आदमी का हुलिया क्या था जिसने लिबास खरीदा था? कर्नल डेविड ने चमकते हुए लहजे में पूछा और कैप्टन रेम्स ने हुलिया और कदोकामत तफसील से बता दी। ओह, ये कदोकामत और अंदाज बिल्कुल इमरान का हो सकता है। बहरहाल, हमें पहले इस कोठी नंबर 12 पर रेड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इस आज़र के चक्कर में पड़ जाएं और अगर इससे कोठी में कोई हमारे मतलब का आदमी हो तो वो निकल जाए। वैसे तुम कुछ आदमी इस आज़र की निगरानी पर लगा दो। अगर कोठी से कुछ बरामद ना हो तो फिर उसे देख लिया जाए। कर्नल डेविड ने जवाब दिया। ठीक है जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल डेविड ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया और फिर मेज के किनारे पर नस्ब एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे एक नौजवान दरवाजे में नमूदार हुआ। यस सर, नौजवान ने मौदबाना लहजे में कहा। कैप्टन मार्कर को भेजो, जल्दी। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा और नौजवान तेजी से वापस पलट गया। चंद लम्हों बाद पर्दा हटा और एक लंबा तरंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर खासी सख्त गिरी अया थी। यस सर, कर्नल मार्कर ने मौदबाना अंदाज में कहा। बैठो और मेरी बात गौर से सुनो, कर्नल डेविड ने गंभीर लहजे में कहा। यस सर, कैप्टन मार्कर ने मेज के सामने बैठ रखी हुई एक कुर्सी संभालते हुए कहा। कैप्टन एम्स ने एक अहम इतलात दी है। इस इम्कान इम्कान है कि ख़ियाबान कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वाले मौजूद हैं, लेकिन ये लोग इंतहाई होशियार और चालाक हैं और अगर वो लोग वहाँ मौजूद हैं तो मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इसलिए कि तुम ऐसा करो कि कम से कम 50 अफराद जिनके पास मशीन गनों के साथ साथ ताकतवर बम भी हों, लेकर इस कोठी को इस तरह घेरे में ले लो कि किसी को शक ना पड़े। हो सकता है कि वहाँ निगरानी भी की जा रही हो। मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर इसकी कोठी के ऊपर रहूंगा और हेलीकॉप्टर से तुम्हारी निगरानी करूंगा, ताकि अगर ये लोग फरार भी हो जाएं तो आसानी से उन्हें ट्रेस किया जा सके। कर्नल डेविड ने कहा। जनाब, इतने तरद्दुद की क्या जरूरत है? हम इस पूरी कोठी को ही मिसाइल से उड़ा देते हैं। जो भी अंदर होगा इसके पुर्जे उड़ जाएंगे। कैप्टन मार्कर ने कहा। तुम नहीं समझते। मैं अव्वल तो उन्हें जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूँ ताकि उन्हें जिंदा हालत में सदर ममलिकत के सामने पेश कर सकूं, इसलिए कि किसी शक का कोई इम्कान बाकी ना रहे और अगर किसी सूरत में जिंदा हाथ ना आए तो कम से कम इनकी लाशें काबिल शनाख्त जरूर हों। कर्नल डेविड ने कहा। ठीक है सर, मैं समझ गया। ऐसा ही होगा, कैप्टन मार्कर ने उठते हुए कहा।
तुम हेलीकॉप्टर पायलट को भी तैयार रहने का कह दो और खुद जाकर कोठी को घेर लो। जब घेरा मुकम्मल हो जाए तो मुझे ट्रांसमीटर पर इत्तला दे देना। मैं हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाऊंगा और फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कर्नल डेविड ने कहा और कैप्टन मार्कर सर हिलाता हुआ तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से निकल गया। कर्नल डेविड की आंखों में चमक उभर आई थी। वो सोच रहा था कि अगर वाकई वो इमरान और उसके साथियों को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया तो इसराइल में इसके नाम का डंका बजकर रह जाएगा और कर्नल फ्रैंक हाथ मलता मलता रह जाएगा। यही वजह थी कि वो यकदम उठकर कोठी पर रेड करने के लिए दौड़ पड़ने की बजाय बाकायदा प्लानिंग से हमला करना चाहता था और उसे यकीन था कि इसकी ये प्लानिंग दुरुस्त साबित होगी। तकरीबन आधा घंटे के बाद मेज पर रखे हुए ट्रांसमीटर से टूटू की मखसूस आवाज उभरी और कर्नल डेविड ने चौंक कर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कैप्टन मार्कर कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही कैप्टन मार्कर की आवाज सुनाई दी। यस कर्नल डेविड अटेंडिंग यू ओवर। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा, सर कोठी को घेरा जा चुका है। 10 जीपें और 50 मुसल्लह अफराद कोठी के गिर्द मौजूद हैं। हमारे पास वाफिर मिकदार में असलहा मौजूद है। ओवर। कैप्टन मार्कर ने कहा, गुड, मैं आ रहा हूँ। ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने कहा और फिर पॉकेट साख्त का ये मखसूस ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने जेब में डाला और तकरीबन भागता हुआ दफ्तर से बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद कर्नल डेविड का मखसूस हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ रहा था। पायलट को इसने खियाबान कॉलोनी के ऊपर हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए कहा था, लेकिन साथ ही उसे ये हिदायत भी दी थी कि वो खासी बुलंदी पर रहे ताकि रात के वक्त हेलीकॉप्टर की आवाज़ इमरान और उसके साथियों के कानों में ना पड़ जाए। हेलीकॉप्टर तेजी से प्रवास करता हुआ बढ़ा जा रहा था। कर्नल डेविड ने नाइट टेलीस्कोप आंखों से लगा रखी थी और हाथ में ट्रांसमीटर था। सर, हम खियाबान कॉलोनी के ऊपर पहुंच चुके हैं। चंद लम्हों बाद पायलट ने हेलीकॉप्टर की रफ्तार यकलख्त आहिस्ता करते हुए कहा, ठीक है, इसे रोक लो। कर्नल डेविड ने कहा और फिर ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। हेलो हेलो, कर्नल डेविड कॉलिंग ओवर। बटन दबाकर इसने बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस सर, कैप्टन मार्कर अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से कैप्टन मार्कर की आवाज उभरी। क्या पोजीशन है? ओवर। कर्नल डेविड ने पूछा। हम कोठी को घेरे हुए हैं जनाब, अंदर खामोशी है, वैसे अंदरूनी बत्तियां जल रही हैं। ओवर। कैप्टन मार्कर ने जवाब देते हुए कहा, ओके, रेड शुरू करो। चारों तरफ से बैक वक्त अंदर दाखिल हो जाओ और इंतहाई तेज रफ्तारी से कोशिश करना कि ये लोग जिंदा गिरफ्तार हो जाएं। ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने कहा और फिर नाइट टेलीस्कोप आंखों से लगाए इसने नीचे देखना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद उसे दूर जुगनू से चमकते हुए दिखाई देने लगे। जिधर वो जुगनू से चमक रहे हैं वो हमारा टारगेट है। अब हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे ले जाओ और एन इस जगह के ऊपर, जल्दी। कर्नल डेविड ने पायलट से मुखातिब होते हुए कहा और पायलट ने सर हिलाते हुए हुक्म की तामील की और चंद ही लम्हों बाद हेलीकॉप्टर इस कोठी के एन ऊपर पहुंचकर रुक गया। अब बमों और मशीन गनों की फायरिंग का ना सिर्फ शोर साफ सुनाई दे रहा था, बल्कि फायरिंग करते हुए अफराद भी कोठी में दाखिल होते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। और नीचे ले जाओ, कर्नल डेविड ने आंखों से नाइट टेलीस्कोप हटाते हुए कहा और पायलट हेलीकॉप्टर को और नीचे ले आया। अब वो इस 2 मंजिला कोठी की सबसे ऊपर वाली छत के बिल्कुल ऊपर मौजूद थे। नीचे बेतहाशा फायरिंग की आवाजें अब ना सिर्फ साफ सुनाई दे रही थीं, बल्कि अब कर्नल डेविड बगैर टेलीस्कोप के भी तमाम मनाजिर अपनी आंखों से देख रहा था। इस मंजर को देखने के लिए तो इसने हेलीकॉप्टर नीचे कराया था। इसके चेहरे पर इश्तियाक और मुसर्रत की मिली-जुली कैफियत भरपूर अंदाज में नुमायां थी। ऊपर, छत पर चलो, जल्दी, दौड़ो, फौरन, और कोई रास्ता नहीं है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इमरान ने चीखते हुए कहा, आइए, मैं लिए चलता हूँ। सीढ़ियां अंदर वाले कमरे में हैं। अरब नौजवान ने कहा और फिर वो सब एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए अंदरूनी कमरे में पहुंचे और फिर तेजी से सीढ़ियां ऊपर चढ़ने लगे। चौहान और तनवीर, तुम यहीं रुको और उन्हें ऊपर आने से रोको। लेकिन फायर इस वक्त खोलना जब ये ऊपर आने लगे। और सुनो, फायर खोलने के बाद यहाँ रुकना नहीं, बल्कि फायरिंग करते हुए ऊपर आ जाना। इमरान ने एक लम्हे के लिए रुक कर कहा और फिर तेजी से सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। बेतहाशा फायरिंग और धमाके अब कोठी के अंदरूनी इमारत के अंदर सुनाई देने लगे थे। थोड़ी देर बाद वो सब दूसरी मंजिल क्रॉस करके ऊपर छत पर पहुंच गए। इमरान सबसे आगे था। वो ऊपर जाकर यहाँ से निकलने की कोई सिचुएशन चेक करना चाहता था, इसलिए वो बाकी साथियों से ज्यादा तेज रफ्तारी से ऊपर आया था। लेकिन छत में निकलने वाले दरवाजे पर पहुंचते ही वो ठिठक कर रुक गया। इसने ना सिर्फ ऊपर मौजूद हेलीकॉप्टर की आवाज सुन ली थी, बल्कि इसने छत से कुछ ऊपर बुलंदी पर मौजूद एक हेलीकॉप्टर को भी देख लिया था। इसने हाथ उठाकर पीछे आने वाले साथियों को रुकने का इशारा किया और वो सब दरवाजे में ही रुक गए। अभी नीचे सीढ़ियों की तरफ से भी बेतहाशा फायरिंग की आवाजों के साथ साथ चौहान और तनवीर की तरफ से जवाबी फायरिंग और उनके ऊपर दौड़कर आने की आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। इसका मतलब था कि उन्हें हर तरफ से बड़ी मंसूबाबंदी से घेरा गया था। कोठी की सिचुएशन ऐसी थी कि इसके चारों तरफ और कोई कोठी ना थी। तीनों अतराफ में प्लॉट खाली थे और सामने सड़क थी। ये इंतहाई खतरनाक सिचुएशन थी। यहाँ से कूद कर भी नीचे ना पहुंचा जा सकता था, क्योंकि एक तो ये काफी बुलंद थी। दूसरे नीचे चारों तरफ मुसल्लह अफराद बिखरे हुए थे।
अब फायरिंग सीढ़ियों के दरमियान तक पहुंच गई थी। हालात लम्हा ब लम्हा नाजुक से नाजुक तर होते जा रहे थे और सब मेंबरान की नजरें इमरान पर जमी हुई थीं, जबकि इमरान खुद अजीब शशोपंज में फंस गया था। यहाँ से बच निकलने की कोई सूरत नजर ना आती थी। तुम लोग नीचे जाओ और नीचे से आने वालों को रोको, सिर्फ सफदर यहाँ रहेगा, इमरान ने तेज लहजे में कहा और फिर इससे सफदर से मुखातिब होकर कहा, सफदर, तुम और मैं इस तरह छत पर जाएंगे जिस तरह एक दूसरे से लड़ रहे हों। तुमने हमला आवर का अंदाज अपनाना है और मैंने ऐसा जैसे मुझ पर हमला किया जा रहा हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें बचाने के लिए और मुझे पकड़ने या मारने के लिए हेलीकॉप्टर लाजमन नीचे उतरेगा। इसके बाद मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, इमरान ने तेज लहजे में कहा और अपने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन वहीं फेंककर वो दौड़ता हुआ खुली छत पर आया। दूसरे लम्हे सफदर इसके पीछे दौड़ा और इसे इमरान पर फायर खोलना चाहा, लेकिन इमरान की लात घूमी और सफदर के हाथ से मशीन गन दूर जाकर गिर गई और इसके बाद वो दोनों आपस में लिपट गए। सफदर हर सूरत में इमरान को नीचे गिराने और बेबस करने के लिए जोर लगा रहा था, जबकि इमरान उसे मार देने की पूरी कोशिश कर रहा था। दोनों वाकई लड़ रहे थे और शायद ये सफदर और इमरान की जिंदगी में पहला मौका था कि वो एक दूसरे के साथ जानी दुश्मनों की सूरत में लड़ रहे थे। सफदर ने पूरी कुव्वत से इमरान के पेट में घुटना मारना चाहा, मगर इमरान ना सिर्फ उछलकर एक तरफ हटा, बल्कि इसका हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और दूसरे लम्हे चटाक की आवाज उभरी और सफदर चीखता हुआ पुष्ट के बल छत पर ढेर हो गया। इमरान ने उछलकर दोनों पैर जोड़कर उसके पेट में मारने चाहे, लेकिन सफदर नीचे गिरते ही फुर्ती से करवट बदल गया और इसके साथ ही इसकी दोनों टांगें नींद दायरे की सूरत में घूमती हुई इमरान की पंडलियों से टकराईं और इमरान मुंह के बल नीचे गिरा। लेकिन अपने आप को दूसरी जर्ब से बचाने के लिए उसने इंतहाई माहिराना अंदाज में कलाबाजी खाई। खबरदार, रुक जाओ, हाथ उठा लो वरना गोली मार दूंगा। अचानक इन दोनों को अपने सरों पर हेलीकॉप्टर की फड़फड़ाहट के साथ ही एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी और यह आवाज सुनते ही इमरान पहचान गया कि यह आवाज कर्नल डेविड की थी। इमरान कलाबाजी खाकर जैसे ही सीधा हुआ इसका जिस्म फिजा में उछला। हेलीकॉप्टर छत के एन ऊपर आ चुका था और खासा नीचे था और इसमें से कर्नल डेविड आधा बाहर को लटका हुआ था और इसके हाथ में मशीन गन थी। चूंकि ऊपर खासा अंधेरा था इसलिए जाहिर है उसने सिर्फ लड़ने के अंदाज से ही इस बात का अंदाजा लगाया होगा कि इसका साथी कौन है और इमरान या इसका साथी कौन है। इमरान यकलख पूरी कुव्वत से उछला और फिर किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ वो हेलीकॉप्टर की खुली हुई खिड़की की तरफ बढ़ा। इसके हाथ खुली खिड़की के निचले किनारे पर एक लम्हे के लिए जमे और दूसरे लम्हे वो किसी फुर्तीले बंदर के से अंदाज में कलाबाजी खाकर कर्नल डेविड को गिराता हुआ पायलट के ऊपर जा गिरा। पायलट और कर्नल डेविड बैक वक्त चीखे, लेकिन वो दोनों इमरान से फुर्तीले साबित ना हो सके और इमरान ने पैर हेलीकॉप्टर के फर्श पर लगते ही पूरी कुव्वत से सर की टक्कर दोहरे हुए पायलट की साइड पर दे मारी और पायलट तोप में से निकलने वाले गोले की तरह उछलकर चीखता हुआ अपनी तरफ वाली खिड़की से निकलकर नीचे छत पर जा गिरा। कर्नल डेविड ने बौखलाहट के आलम में दोबारा मशीन गन सीधी करनी चाहिए, मगर इमरान इससे बेखबर ना था, इसलिए पायलट को टक्कर मारते ही इसने बकाया जिस्म को पूरी कुव्वत से पीछे की तरफ धकेला था। नतीजा ये हुआ कि पायलट से दूसरे लम्हे कर्नल डेविड भी चीखता हुआ नीचे जा गिरा। हेलीकॉप्टर पायलट की गिरफ्त से आजाद होते ही इंतहाई बरकरफ्तारी से नीचे को गिरा, लेकिन इमरान ने इसके छत से टकराने से पहले ही उसे कंट्रोल रॉड को थाम लिया था और दूसरे लम्हे इसने हेलीकॉप्टर को छत से टकराने से ना सिर्फ बचा लिया, बल्कि वो उसे छत पर उतार लेने में भी कामयाब हो गया था। नीचे सफदर और कर्नल डेविड में जंग जारी थी। पायलट तो शायद छत की साइड से टकराकर कहीं नीचे जा गिरा था, इसलिए इसका पता ही ना था, लेकिन कर्नल डेविड ठीक इस जगह पर गिरा था जहां सफदर मौजूद था, इसलिए जाहिर है कि सफदर ने उसे नीचे गिरते ही छाप लिया था। जब इमरान हेलीकॉप्टर रोक कर नीचे छलांग मारकर उतरा तो सफदर ने कर्नल डेविड को बुरी तरह बेबस कर रखा था। अब फायरिंग और धमाके इंतहाई खौफनाक अंदाज में दूसरी मंजिल की सीढ़ियों में हो रहे थे। आ जाओ, सब दौड़कर आ जाओ, जल्दी, इमरान ने सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए चीखकर कहा और इसके साथी तेजी से फायरिंग करते हुए ऊपर चढ़ते आए। इसे उठाकर छत से नीचे फेंक दो, जल्दी करो, इमरान ने मुड़कर सफदर से कहा जो कर्नल डेविड को बाजुओं में जकड़कर उठाकर खड़ा होने में कामयाब हो गया था और इमरान का हुक्म मिलते ही सफदर ने उसे तेजी से घसीटा और छत के किनारे पर लेकर आ गया। कर्नल डेविड ने अपने आप को बचाने और सफदर को नीचे गिराने की बेहद कोशिश की, लेकिन सफदर जाहिर है कि अब कर्नल डेविड के काबू में तो आ ना सकता था। चुनाचे दूसरे लम्हे कर्नल डेविड की जोरदार चीख लहराई और वो नीचे डूब गई। सफदर ने एक जोरदार झटके से उसे सर के ऊपर उठा लिया और दूसरी ही मंजिल की छत से नीचे धकेल दिया। जल्दी हेलीकॉप्टर में सवार हो जाओ, जल्दी करो, इमरान ने तेज लहजे में अपने साथियों से कहा और खुद वो मशीन गन लेकर सीढ़ियों के दरवाजे से जरा अंदर होकर खड़ा हो गया। अब फायरिंग तेजी से ऊपर आती जा रही थी। कुछ नीचे से सीढ़ियां घूमकर ऊपर आ रही थीं और इमरान ने इसी घुमाव पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। इसका घुमाव की वजह से वो नीचे से आने वाली गोलियों की बराह रास्त
जद से बचा हुआ था और नीचे आने वालों को भी इस फायरिंग की वजह से ऊपर आने की जुर्रत ना हो रही थी। आ जाइए इमरान साहब, सब हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके हैं। सफदर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान तेजी से उछला और फिर वो 2 सीढ़ियाँ चढ़कर वो छत पर आया और पलक झपकने में दौड़कर हेलीकॉप्टर की पायलट सीट पर चढ़कर बैठ चुका था, जिसे शायद इसके लिए खास तौर पर खाली रखा गया था। हेलीकॉप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा ना था, इसलिए सारे एक दूसरे के साथ तकरीबन जुड़े हुए थे। इमरान ने सीट पर बैठते ही तेजी से हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ उठाया और फिर वो उसे बिल्कुल उमूदी अंदाज में ऊपर उठाए लिए गया, क्योंकि उसे खतरा था कि अगर वो छत की साइड पर हुआ तो नीचे से इस पर मिसाइल मारा जा सकता है। काफी ऊपर आने पर उन्होंने छत पर मुसल्लह अफराद को देखा, जो इस पर मशीन गनों से फायरिंग की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर इनकी मशीन गनों की रेंज से दूर जा चुका था। काफी ऊंचाई पर लेकर इमरान ने हेलीकॉप्टर को साइड पर किया। अब मसला था कि फौरी तौर पर किसी रिहाइश का इंतजाम किया जाए। इसने तेजी से हेलीकॉप्टर में मौजूद ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी सेट की और फिर बटन दबा दिया। हेलो हेलो, मस्त कॉलिंग, दरवेश ओवर। इमरान ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन करते ही जल्दी जल्दी कहना शुरू कर दिया। इसने जानबूझकर अपना असली नाम ना लिया था और लहजा भी बदला हुआ था। इमरान साहब, दरवेश तो आपने मेरा नाम रखा था, अब किसे पुकार रहे हैं? इसके पीछे खड़े हुए टाइगर ने कहा। जेब में माल होना चाहिए, फिर तुम जैसे दरवेशों की कोई कमी नहीं है, इमरान ने मुड़े बगैर कहा। इसीलिए हमें दूसरी तरफ से एक आवाज़ उभरी। हेलो, दरवेश अटेंडिंग, ओवर। यह आवाज़ हारिस की थी, क्योंकि इससे पहली मुलाकात में ही इमरान ने इसके साथ यही कोड तय किए हुए थे, इसलिए वो समझ गया था कि कौन बोल रहा है और किसे बुलाया जा रहा है। सुनो दरवेश, तुम्हारी इबादत की जाती ने 5 नंबर मौक्किल को हमारे हुजरे पर चढ़ाई करने का मौका बख्श दिया है, ओवर। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। हुजरे पर चढ़ाई? ओह, ये कैसे मुमकिन है, ओवर। दूसरी तरफ से हारिस ने हैरत भरे लहजे में कहा। बहरहाल चढ़ाई हुई है, ये बाद में देखेंगे कि कैसे हुई। तुम अपना भी ख्याल रखो और सुनो, कोई ऐसी जगह जिसका कोड तुम बता सको। हो सकता है हमारी ये कॉल अटेंड की जा रही हो, ओवर। इमरान ने मुबहम से लहजे में कहा। यस, आपका दरवेश शहर में जिस जगह रहता है, इसके मेन गेट के सामने 21 नंबर है। ये खास जगह है, बेफिक्र होकर पहुंच जाइए, मैं फोन कर दूंगा, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। फ़ोन मत करना, कोई कोड बता दो और वहाँ आना भी मत, मैं खुद मिल लूँगा, ओवर। इमरान ने कहा। ठीक है, आप उन्हें सिर्फ हमारे सबसे बड़े दरवेश का नाम बता दें, ओवर। हारिस ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर बंद करके इसने जल्दी से हेलीकॉप्टर को एक लंबे राउंड में डाल दिया, क्योंकि बातचीत के दौरान वो शहर से काफ़ी दूर निकल आए थे। आसमान साफ था, वरना इमरान को खतरा था कि कहीं एयरफोर्स की तैयारी ना घेर लें। लेकिन शायद कर्नल डेविड या तो मर चुका था या फिर शदीद जख्मी होगा, इसलिए अभी एयरफोर्स तक मामला नहीं पहुंच सका था। इमरान हेलीकॉप्टर को शमाल की तरफ ले गया। हारिस ने बड़ी जहानत से उसे नई रिहाइशगाह का पता दिया था। पहली मुलाकात में इमरान ने टाइगर का तारुफ इससे कराया था और उसे ही इसने दरवेश का कोड नाम दिया था। और हारिस ने कहा था कि जहाँ शहर में आपका दरवेश रहता है, यानी जहाँ टाइगर रहता है, इस जगह को चिड़ियाघर कहते हैं। इसके मेन गेट के सामने 21 नंबर कोठी। चुनाचा वो शुमाल की तरफ हेलीकॉप्टर को ले गया और फिर इसने चिड़ियाघर के उकुब में वाक़े स्पोर्ट्स स्टेडियम में हेलीकॉप्टर उतारने का फैसला कर लिया। इसका प्रोग्राम ये था कि वो यहाँ उतरकर हेलीकॉप्टर की मशीनरी को इस तरह एडजस्ट कर देगा कि इसके उतरते ही वो खुद ब खुद पायलट के बगैर ऊपर उठता चला जाएगा और जाहिर है कि एक हद पर जाकर वो खुद ही नीचे कहीं गिरकर तबाह हो जाएगा। इस तरह हेलीकॉप्टर को अगर चेक भी किया गया तो वो इनका नया ठिकाना ना तलाश कर सकेंगे। और अब इमरान ने स्टेडियम में हेलीकॉप्टर उतारना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।